I am here for to you गोकुलदास पब्लिक द्वारा संचालित स्ट्रक्चर सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 5वीं विषय हिंदी। हम पुनः अपनी विषय वस्तु को आरंभ करते हैं और जहां हम लोगों ने पिछली बार अपनी कक्षा को छोड़ा था हम फिर से शुरू करेंगे। तो इसके पहले हमने पार्ट 2 पढ़ा था जिसका नाम था मेरी पहली अदाकारी। मेरी पहली अदाकारी में आप सभी ने हमारे साथ ये पढ़ा था कि लेखक भीष्म साहनी जी जो हैं उन्होंने अपने बचपन की एक छोटी सी संस्मरण के बारे में बताया था कि किस तरह वो जब चौथी कक्षा में थे तो उन्होंने किस तरह से पहली बार श्रवण कुमार का लीड रोल किया था और उस नाटक को करते समय उनके साथ क्या क्या परेशानियां आई थी, क्या क्या अच्छी बातें हुई थी, क्या क्या उन्हें सीखने को मिला था, ये हमने उसमें जाना था। फिर हम लोगों ने पाठ से संबंधित पाठ्येतर गतिविधियाँ आरंभ की थी जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसमें सही विकल्प, कुछ रिक्त स्थान और कुछ मौखिक प्रश्नोत्तर पूर्ण किए थे। आज पुनः हम लोग पार्ट 2 की ही किंतु व्याकरणगत पाठ्येतर गतिविधियाँ आरंभ करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे सबसे पहले पेज नंबर 18 अर्थात पेज नंबर 18 खोलेंगे, है ना। सभी अपनी पुस्तक और पेंसिल साथ में लेकर हमारे साथ अपना कार्य आरंभ करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, पेज नंबर 18 पर जब आप देखते हैं तो आपको भाषा की समझ यानी कि व्याकरणगत अभ्यास प्रश्न, इस पाठ में आए हुए अलग अलग व्याकरण के रूप जो हमें दिए गए हैं उनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हमें स्वयं से करने के लिए दिए गए हैं और यह जानने के लिए कि हमारा व्याकरण बोध कितना अच्छा है ये हमें इससे पता चलेगा। तो पहला जो अभ्यास प्रश्न है वो है रंगीन शब्दों के भेद लिखना है। अर्थात आपको पहले अभ्यास प्रश्न में कुछ वाक्य दिए गए हैं, है ना, और उन वाक्यों में बीच में एक एक कोई ऐसे शब्द हैं जो नीले रंग से छपे हुए हैं। अर्थात हमें उस वाक्यों को पढ़कर उन नीले छपे हुए अक्षरों को पहचानना है कि वह संज्ञा का कौन सा रूप है। अब इस अभ्यास प्रश्न को आरंभ करने से पहले हमें थोड़ा सा अपने पूर्व ज्ञान को दोहराना होगा। कैसे? क्योंकि अगर हमें ये बताना है कि वह संज्ञा का कौन सा रूप है या कौन सा प्रकार है तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर संज्ञा होती क्या है, संज्ञा के कितने रूप होते हैं, तभी तो उसे हम वर्गीकृत कर सकेंगे, है ना। तो इसके लिए हम अपनी थोड़ी सी पिछली कक्षा में जाते हैं जहाँ पर हमने आप लोगों को संज्ञा के बारे में समझाया था, संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी बताया था। तो हम इसे पुनः दोहरा रहे हैं। देखिए, आपको अभ्यास प्रश्न के ऊपर की तरफ बाकायदा भाषा और संज्ञा इनके बारे में डेफिनेशन अर्थात परिभाषा दी गई है। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात हर वो शब्द जो किसी के लिए विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है, जो उसका एक विशेष नाम होता है, जो उसके अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता है, या वो शब्द जो सिर्फ और सिर्फ उसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए प्रयोग होता है, अन्य किसी के लिए नहीं हो सकता है, वह शब्द कहलाते हैं संज्ञा। याद रखिए, व्याकरण में भाषा जो है वो बिना नाम या शब्द के आरंभ होती ही नहीं है, पूर्ण होती ही नहीं है। अर्थात अगर आप अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के मन के भावों को समझने के लिए अपने मुख से कोई भी शब्द यदि निकालते हैं तो वह अपने आप में नाम होता है और नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। बहुत सरल रूप से हम फिर एक बार दोहराते हैं, जैसा कि आप लोग हमेशा से याद करते आए हैं। किसी व्यक्ति
जैसे मैं, वस्तु जैसे ये कलम, कोई स्थान जैसे कि ये कक्ष, और कोई भाव जैसे कि हमारे मन में उठने वाले कोई भी फीलिंग्स, हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, तो ये सारे चीज़ें, इनके लिए हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं वह अपने आप में संज्ञा शब्द कहलाता है। ठीक है, आपको ये बात पूर्णतया समझ में आ चुकी होगी। अब संज्ञा के प्रकार है ना बेटा, संज्ञा के प्रकार कैसे? पहला हमने समझा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा इसका प्रकार हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। याद आया आप लोगों को कुछ? ये चीजें हमने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर साल हम इनसे संबंधित कोई न कोई अभ्यास प्रश्न अवश्य करते हैं। अब संज्ञा के 3 प्रकार। जब हमने कहा कि प्रत्येक शब्द जो किसी के लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है वो नाम, और नाम को ही हम संज्ञा कह रहे हैं, तो फिर उसमें भी अलग अलग प्रकार करने की हमें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, क्योंकि सभी के लिए तो आप एक जैसा शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। एक अगर लड़की है और बहुत सारी तो लड़कियां हो जाती हैं। अब लड़की में राधा भी हो सकती है, रमा भी हो सकती है, चेरी भी हो सकती है, या तो खुशी भी हो सकती है, अनन्या भी हो सकता है ना? ये सारे नाम जो हैं ये लड़कियों के हैं। लेकिन अगर मैंने कहा लड़कियां, यानी कि बहुत सारी लड़कियां, उसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने नाम कहा कि अनन्या है, आराध्या है, यानी वो स्पेशली विशेष तौर से सिर्फ उसी लड़की के लिए मैंने प्रयोग किया है, अर्थात लड़कियों का एक समूह है और उस समूह में फिर अलग अलग व्यक्ति हैं। तो आराध्या व्यक्ति हो गई, लेकिन लड़कियां, आराध्या, अनन्या, इन सबको मिलाकर जो समूह बनता है वो आपका कहलाता है जातिवाचक। अर्थात हम हर शब्द को नाम तो कह सकते हैं, लेकिन हर नाम को हम एक ही तरह की संज्ञा नहीं कह सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आप लोग को मैंने एक चीज़ बहुत सरल तरीके से समझाई थी कि वो सारे शब्द जो हमारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, आपके फीलिंग्स को अन्य लोगों को बताने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम अपने अभ्यास प्रश्न को आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला वाक्य है, निर्देशक बना छात्र 9वीं कक्षा का था। ठीक है, निर्देशक बना छात्र 9वीं कक्षा का था। यहाँ पर कक्षा शब्द नीले रंग में छपा हुआ है, तो इस नीले रंग में छपे हुए शब्द में ऐसी क्या विशेषता है कि उसको हम इसमें से किसी एक संज्ञा के प्रकार में वर्गीकृत करें, है ना? ये आपका नीला शब्द है कक्षा। पहला शब्द क्या है? कक्षा। अब मैं पुनः दोहरा रही हूं इन तीनों संज्ञा प्रकार की परिभाषा। पहला, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक होते हैं। राम, खरगोन, पेन, ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि जिससे हम लिखते हैं उसे हम पेन कहते हैं या कलम कहते हैं। तो ये कलम शब्द हम सिर्फ इसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए
हम कलम शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, बोर्ड है। तो बोर्ड जिसके ऊपर लिखा जाता है, पेन जिससे लिखा जाता है, तो दोनों में अंतर है। यानी इसके लिए आप हमेशा पेन ही शब्द प्रयोग करेंगे और इसके लिए हमेशा बोर्ड शब्द ही प्रयोग करेंगे। ये जैसे है आपके मेरे हाथ में रुमाल है ना, तो इसे मैं हमेशा रुमाल ही कहूंगी, मैं इसको रुमाल और इसको पेन नहीं कह सकती हूँ। यानी इन चीजों के लिए इनका एक विशेष नाम या विशेष शब्द ही प्रयोग होता है। तो ये सारी चीजों के नाम क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। बात समझ में आई? हाँ। सेकंड था जातिवाचक। जातिवाचक जब किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले कोई शब्द होते हैं, जो संज्ञा होते हैं, वो होते हैं जातिवाचक। मैं फिर दोहरा रही हूं, विद्यालय और मंदिर। विद्यालय जहां पढ़ाया जाता है, जहां शिक्षा दी जाती है, जहां विद्या अध्ययन किया जाता है। विद्यालय में फिर शहर के सारे विद्यालय आ जाते हैं। और अगर मैंने कहा मंदिर, तो मंदिर में मैंने कोई एक नाम नहीं बोला है कि राम मंदिर या कृष्ण मंदिर। मैंने कहा मंदिर, मतलब उसमें सारे मंदिर आ जाते हैं, है ना। मंदिर में फिर वो 1 हो, 10 हो, 50 हो, शहर के सारे मंदिर आ गए। लेकिन याद रखिए, मंदिर में पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। उसी तरह विद्यालय में भगवान की पूजा नहीं की जाती है। अर्थात मंदिर का एक अलग समूह है, उसमें शहर के सारे मंदिर काउंट हो रहे हैं। विद्यालय सारे विद्यालयों के समूह को प्रदर्शित कर रहा है। उसमें फिर सेंट जूड भी हो सकता है, महर्षि भी हो सकती है, आदित्य भी हो सकती है, गोकुलदास भी हो सकती है। उसमें फिर आपकी सरकारी स्कूल भी हो सकती है। बट विद्यालय मतलब जहाँ पर विद्या अध्ययन करवाया जाता है। तो विद्यालय का एक अलग समूह है। हाँ, अगर मैंने कहा गोकुलदास विद्यालय, तब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्योंकि मैंने कहा गोकुलदास विद्यालय, यानी स्पेशली मैंने सिर्फ एक विद्यालय का नाम लिया है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे शहर में विद्यालय है या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो विद्यालय शब्द क्या हो गया आपका, जातिवाचक, क्योंकि वो स्पेशली सिर्फ विद्यालय के समूह को इंगित कर रहा है बेटा। उसी तरह से अगर मैंने कहा टीचर या शिक्षक, है ना, तो शिक्षक की कैटेगरी में सारे शिक्षक आ जाते हैं स्कूल के, प्राइमरी क्लास के, प्री प्राइमरी क्लास के, हायर क्लास के, मिडिल क्लास के, जितने भी 72 टीचर्स हैं वो सब आ जाते हैं शिक्षक के अंतर्गत। लेकिन अगर मैंने कहा छात्र, छात्र मतलब वो जो वहाँ सामने टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं, शिक्षक जो यहाँ आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं। यानी आप में और हम में डिफरेंस है। शिक्षकों का एक समूह है जिसके अंदर सिर्फ शिक्षक आता है। छात्र, छात्र का एक समूह जिसके अंदर सिर्फ छात्र आते हैं। शिक्षक के समूह का मतलब होता है शिक्षक जो पढ़ाता है। छात्र समूह में जो गया वो छात्र हो गया जो सिर्फ पढ़ने का काम करता है। तो ये शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और तीसरा था अवस्था या मन के भावों के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बीच का अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जब हम ये अभ्यास प्रश्न करेंगे तो इसको करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। पहला है, निर्देशक बना छात्र 9वीं कक्षा का था। और नीला शब्द कौन सा है हमारा, कक्षा। ध्यान दीजिए, ये सारा कार्य आपको किसमें करना है, राइट इन ओनली बुक। कोई भी छात्र बाद में ये नहीं पूछेंगे कि मैम ये कार्य हमें कहाँ करना है। बहुत आसान सी बात है, राइट इन ओनली बुक, अर्थात ये सारा कार्य आपको केवल अपनी पुस्तक में करना है, न कि अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है। चलिए, तो पहला है कक्षा। अब कक्षा व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है बेटा, आप सोच के देखिए। कक्षा मैंने कहा, लेकिन कौन सी कक्षा कहा, कोई पता नहीं चल रहा है ना। कक्षा यानी वो कोई सी भी क्लास का हो, लेकिन कक्षा का मतलब होता है रूम। आपके विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और वो सारे ही जो रूम है वो कक्षा कहलाते हैं।
तो कक्षा हमारा क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर कक्षा की समूह को दिखा रहा है, इसलिए यह शब्द है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा ख वाला वाक्य, वहां पानी की बाल्टी रख दी गई थी। पानी की बाल्टी रख दी गई थी और नीले रंग में वहां शब्द है पानी। ध्यान दीजिए, वहां पानी की बाल्टी रख दी गई थी, अर्थात पानी शब्द जो है वो व्यक्ति है या जातिवाचक है। सोचिए, पानी आप लोग दिन रात देखते हैं अपने आसपास, है ना? तो पानी कैसी चीज है? स्पेशली पानी है क्या, या वो विशेष तौर से किसी समूह के अंतर्गत आ रहा है? सोच के देखिए। हाँ, पानी का अर्थ होता है वह द्रव्य पदार्थ जो पारदर्शी होता है ना? और कैसा है? लिक्विड है। पानी अगर मैंने कहा तो कोई ऐसी पतली चीज जिसे पिया जा सकता है, जो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, हल्का सा सफेद रंग का होता है, जिसके अंदर आप कुछ भी अगर रंग मिला दें तो वो उस रंग का हो जाता है। लेकिन क्या वो पहाड़ की तरह होता है? नहीं। क्या वो मिट्टी की तरह होता है? नहीं। पानी अपने आप में एक समूह के अंतर्गत आता है। उसमें कुएं का पानी भी आ सकता है, नदी का भी आ सकता है, समुद्र का भी पानी आ सकता है, चाहे तो आपकी बाल्टी का पानी भी आ सकता है, नल का पानी आ सकता है, हैंडपंप का पानी आ सकता है। लेकिन किसी भी तरह से वो किसी अन्य चीज के समूह में नहीं जा सकता है। जब आप पानी को खोदते हैं निकालने के लिए जमीन को, तो पहले मिट्टी निकलती है, फिर मिट्टी की कई परतें निकलती है और फिर वहां से पानी निकलता है। अर्थात पानी अलग अलग जगहों से आपको प्राप्त अवश्य होता है, लेकिन होता तो वो पानी ही है। कभी भी वो मिट्टी की तरह ठोस तो नहीं होता है, यानी कि उसका अपना एक समूह है, वो कहीं से भी आपको मिले, किसी भी जगह से मिले। तो पानी शब्द हमारा क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है बेटा। तीसरा वाक्य देखिए बेटा, बोधराज मां की भूमिका निभा रहा था। नीले रंग में एक शब्द आपको दिया है, बोधराज। बोधराज कैसा है? एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात ये जो नाम है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का हो सकता है। मैं किसी पानी को, मान लीजिए लोटे में पानी है, तो उसको मैं बोधराज नहीं बोल सकती हूँ, है ना? मैं इस कक्ष को बोधराज नहीं बोल सकती हूँ। बोधराज अर्थात जिस व्यक्ति का ये नाम है, ये सिर्फ उसी के लिए प्रयोग होगा। इसका अर्थ है कि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। घ नंबर का वाक्य देखिए बेटा, घ नंबर का वाक्य है, दशरथ ने उस दिशा में तीर चला दिया, और नीले रंग से नाम दिया है दशरथ। फिर से आसान सा सवाल, दशरथ एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात दशरथ जो शब्द है वो सिर्फ दशरथ के लिए प्रयोग हो सकता है। दशरथ कौन थे पता है? याद करो। हाँ, प्रभु श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ, अर्थात श्री राम का नाम दशरथ नहीं हो सकता और दशरथ का नाम श्री राम नहीं हो सकता है। अर्थात ये विशेष तौर से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लिया गया है। तो यह शब्द हमारा क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक
संज्ञा। अंग वाला वाक्य है हमारा, देखिए, निर्देशक ने उसे एक ही तीर चलाने को कहा था। नीले रंग से एक शब्द लिखा है तीर, ठीक है। निर्देशक ने उसे एक ही तीर चलाने को कहा था और हमें बताना है कि ये जो शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा शब्द है। हाँ, अब हम आपको फिर से याद दिलाते हैं, किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आप कहेंगे मैम तीर कौन सी जाति का है? तीर किसी जाति का नहीं है। तीर अपने आप में स्वयं एक समूह को प्रकट करता है। कैसे? अगर मैंने कहा कि तीर चलाओ तो आप तीर चलाएंगे, धनुष नहीं चलाते। धनुष के साथ तीर को प्रयोग किया जाता है तो तीर चलता है और धनुष वहीं रह जाता है। यानी धनुष का काम धनुष करता है और तीर का काम तीर करता है। तो तीर का अपना एक समूह है और धनुष का अपना एक समूह है। अगर मैं कहती शस्त्र, तब भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र में भी अंतर होता है। तो तीर का अपना एक समूह है और उसकी अपनी एक विशेषताएं हैं। धनुष के द्वारा किसी को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन तीर के द्वारा किसी को भी मारा जा सकता है। अर्थात ये खासियत सिर्फ तीर का जो समूह के अंतर्गत तीर आते हैं उनके अंदर ये होती है। तो इस प्रकार यह शब्द एक विशेष समूह को इंगित कर रहा है, अतः यह हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। बेटा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक बार आप इसको चेक करके अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए, फिर हम इसे मिटाकर यहाँ पर अगला वाला वाक्य लिखेंगे। चलिए बेटा, ये हो गया। अब हम इसे मिटा रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है 6 नंबर का बेटा, ठीक है। वाला वाक्य है हमारा, यह मेरी पहली अदाकारी थी। क्या थी? अदाकारी। जी हाँ, हमारा नीले रंग वाला शब्द क्या है? अदाकारी, है ना। और दूसरा वाक्य भी जो है अंतिम वाला, इससे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। हंसी, ठीक है। अब मैंने ये दोनों वाक्य एक साथ क्यों लिख दिए वो भी देख लीजिए बेटा, है ना। यह मेरी पहली अदाकारी, अदाकारी नीले रंग में है और हंसी भी नीले रंग में है। अब इन शब्दों को संज्ञा के प्रकार में बांटने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये शब्द कहाँ पर प्रयोग होते हैं, किस रूप से प्रयोग होते हैं। अदाकारी तो किसी में भी हो सकती है, यानी ये कोई एक विशेष नहीं है। हंसी हर किसी को आती है, तो इसका कोई एक जाति या समूह भी नहीं है, है ना। कई बार आपने जानवरों को भी हंसते देखा होगा, छोटे से स्माइल करते। पक्षी चिड़िया जब बहुत अच्छे गुनगुनाते तो हमें लगता है कि वो हंस रहे हैं। बच्चा हंसता है, बूढ़ा वो भी हंसता है, काला आदमी वो भी हंसता है।
अर्थात ये दोनों शब्द क्या हैं? हमारे मन के भाव हैं, जो कभी भी किसी के भी अंदर प्रकट होते हैं और वो लोग इसको जब बाहर कहने के लिए शब्द या प्रयोग करते हैं तो वो वाला शब्द कहलाता है आपका भाववाचक संज्ञा। याद आया? हमने कहा था कि किसी की अवस्था या मन के भाव को दर्शाने के लिए या बताने के लिए जिस शब्द या नाम का प्रयोग किया जाता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। मुझे हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है, इन्हें हंसी आ रही है। हंसी किसी के एक विशेष चीज़ तो है नहीं कि वो किसी के पर्टिकुलर चीज़ हो, नहीं, वो भाव तो किसी के भी मन में पैदा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यहाँ तक कि कोई गिर जाता है तब भी हंसी आ जाती है, आप जब कोई जोक सुनते तब भी हंसी आ जाती है। कई बार तो सिर्फ कुछ स्थितियों को देखकर हमारे मन में हंसी आ जाती है ना? अदाकारी, छोटे बच्चे भी एक्टिंग करते हैं, बड़े लोग भी एक्टिंग करते हैं, यहाँ तक कि आपने कई बार जानवरों को भी एक्टिंग करते देखा होगा। देखा है पिक्चरों में, फिल्म वगैरह देखते हैं। कई बार आपका जो पालतू जानवर होता है वो भी आपके सामने अदाकारी करता है, बड़ा सीधा सा बन के बैठ जाएगा, बड़ा मासूम सा बन जाएगा। फिर आप उसको पूछते अरे आज तुम उदास क्यों हो? फिर जैसे उसके मन की बात होती है वो वापस से पहले जैसा होता है तो आप क्या बोलते? अरे ये तो खुश हो गया। यानी कहीं ना कहीं ये मनोभाव हर किसी के अंदर है। जो शब्द हमारे मनोभावों को या अवस्थाओं को प्रकट करते हैं वे हो जाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। अर्थात हमारे इन दोनों वाक्यों के ये दोनों नीले शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह हमारा यह अभ्यास प्रश्न पूर्ण होता है। चलो आप लोग भी अपनी पुस्तक में इस कार्य को पूर्ण कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अपने अगले वाले अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। देखिए पेज नंबर 19 या 19 पर आपको अगली एक्सरसाइज दी गई है। उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। ये पहले एक छोटी परिभाषा दी गई है, फिर उसके नीचे वो अभ्यास प्रश्न दिया गया है कि इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा लेकिन अपने आप में बहुत गहरी है। हर वो शब्द बेटा जो किसी अन्य शब्द से बिल्कुल उल्टा अर्थ देता है वो शब्द कहलाता है विलोम शब्द। सूर्य निकलता है तो दिन होता है और जब सूर्य चला जाता है तो क्या हो जाती है? रात होती है। यानी सूर्य के आने के साथ प्रकाश फैलता है, सूर्य के जाने के बाद में अंधकार हो जाता है। ध्यान दिया आपने? सिर्फ सूर्य वही है लेकिन मात्र उसके आने और जाने से अपने आप दो परिस्थितियां बन रही हैं और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं, उल्टी हैं, विपरीत हैं। तो उनको दिखाने के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वे शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। ठीक है? एक और सीधा सा उदाहरण, ये मेरा हाथ कैसा है? सीधा है या उल्टा है? सीधा है। लेकिन अगर मैंने इसे जस्ट नीचे की तरफ कर लिया तो अब ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। यानी ये था सीधा और इसका विलोम हो गया उल्टा। तो ऐसे कई शब्द हैं जो किसी शब्द के बिल्कुल विपरीत अर्थ देते हैं, है ना? जब आपको कक्षा से बाहर जाना होता है तो आप बाहर होते हैं, अगर आपको वापस कक्षा में आना है तो आप कक्षा के अंदर होते हैं। तो उसके लिए दो विपरीत शब्द आपने प्रयोग किए लेकिन उनका अर्थ अलग ही हो जाता है। बाहर मतलब बिल्कुल बाहर, फिर आप अंदर का ना कुछ देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना आपको कुछ पता चलता है। अंदर यानी अब आप इसके कक्षा के अंदर हैं, अब आपको बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों स्थितियां बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं।
तो अंदर और बाहर ये दोनों शब्द आपने जब प्रयोग किए जो बिल्कुल एक दूसरे से विलोम अर्थ रखते हैं, तो वे शब्द भी कहलाते हैं विलोम शब्द या विपरीत शब्द। तो यहाँ पर हम कुछ शब्द लिख रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को कुछ शब्दों के विलोम तो अपने आप पता होंगे, या शायद मेरे कहने मात्र से भी आप लोग बहुत जल्दी उनके विलोम शब्द बता सकते हैं। कुछ शब्द तो आप लोग अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो ये रहा अभ्यास प्रश्न 2। इसमें पहला है रात। ख वाला शब्द है हमारा हंसना। ग वाला शब्द है बड़ा। ये बोर्ड कैसा है? बड़ा है ना। मृत्यु आजकल हम रोज पढ़ रहे हैं। अंक वाला शब्द है पहली, है ना। मेरी पहली अदाकारी। और छठा या च वाला शब्द है आपका एक। चलिए अब हम इनके विलोम शब्द लिखना आरंभ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने समझाया था कि सूर्य जब चला जाता है तो रात होती है, और अब जब सुबह सूर्य निकल आया है तो क्या हो गया है बताइए। अभी प्रकाश भी फैला हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? दिन। रात का बिल्कुल विलोम होता है दिन। रात में सिर्फ अंधेरा अंधेरा होता है और दिन में सिर्फ प्रकाश प्रकाश होता है। यानी ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है। इसमें जितनी अच्छी क्वालिटीज हैं इसके अंदर उतनी बुरी क्वालिटी है ना। दिन के समय हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है और रात को तो हमें अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता है। यानी कि इसमें सारी अच्छाइयाँ होंगी और इसमें या तो सारी बुराइयाँ होंगी, या तो जो अच्छाइयाँ इसमें है वो अच्छाइयाँ इसमें नहीं है। कैसे? रात को हमें चंद्रमा देखने को मिलता है, बड़ा प्यारा गोल गोल सा। चंद्रमा रात में आते, दिन में नहीं आते हैं। तो जो अच्छाइयाँ इसमें है वो इसमें नहीं है, लेकिन दोनों की विशेषताएं एक दूसरे से अपोजिट या विलोम है। फिर मैंने अभी कहा था ये बोर्ड कैसा है? बड़ा है। लेकिन ये पेन कैसा है? सभी लोग देख देंगे मैम छोटा है। तो बड़ा का विलोम क्या हो गया? छोटा, ठीक है। पहली, पहली यानी फर्स्ट। जब आप स्कूल में पहली बार आए थे तब आप रो रहे थे, क्यों? घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। लेकिन जब आप स्कूल से बिल्कुल कि अब मेरी क्लास 12th कंप्लीट हो गई है और जब आप यहाँ से जाएंगे तब भी आप रोएंगे, क्यों? मैम आज मेरा आखिरी है ना। इस विद्यालय में पहली बार जब आया था तब भी मैं रो रहा था, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा बच्चा था। अब जब आखिरी बार मैं इस स्कूल में आया हूँ, अब यहाँ से अब मैं 12th पास आउट हो जाऊँगा, तब भी मैं रो रहा हूँ। तो पहली का जस्ट विलोम क्या हो जाता है? आखिरी। अब इन दोनों में क्या विपरीत है? बहुत सीधी सी बात है। पहली अर्थात जो काम सबसे पहली बार किया जाता है, जिसको आपने कभी नहीं किया होता है, वो कहला जाता है पहली। और आखिरी अर्थात जब आप किसी काम को कर करके पूरे निपुण हो चुके होते हैं, अनुभव मिल जाता है और फिर अब उस काम को आपको कभी दोबारा नहीं करना होता है, उसका अंतिम वाला होता है आखिरी। यानी ये शुरुआत होती है और ये समाप्ति होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, बिल्कुल विलोम है। यहाँ से हम सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और यहाँ पर हम वो चीज़ खत्म कर देते हैं, है ना। फिर अगला शब्द है हमारा बेटा हंसना। किसी ने यदि आपके साथ अच्छी बात की तो हंसना आता है, लेकिन अगर किसी ने आपको डांट दिया तब क्या आता है? रोना। वेरी गुड। हंसते समय हम प्रसन्न होते हैं और रोते समय हम कैसे होते हैं? दुखी होते हैं। तो दोनों का अर्थ, दोनों की स्थितियां बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है।
इसलिए इस शब्द के विलोम के लिए यही शब्द आ सकता है और कोई शब्द आ ही नहीं सकता है। वो शब्द जो उससे बिल्कुल उल्टा अर्थ देता हो वही उसके लिए सुटेबल अपोजिट वर्ड होता है। ऐसा नहीं कि हंसना तो ठीक है, हंस रहे हैं तो इसकी जगह यहाँ पर हम चलना बोलना भी लिख सकते हैं, मुस्कुराना भी लिख सकते हैं। नहीं, हमें वो शब्द चूज करना है बेटा जो उसे बिल्कुल उल्टा ही अर्थ देता हो, वही सही मायनों में उसका विलोम शब्द होता है। फिर है मृत्यु। मृत्यु अर्थात मरना। मृत्यु के बाद में जो सांसें चल रही होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, लेकिन इसका विलोम क्या हो सकता है? जीवन। क्योंकि जब तक जीवन है ना तब तक आपकी सांस चल रही है और सांस बंद हुई कि आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। एक, ये रहा एक। इसका विलोम में क्या लिखूंगी? मैं एक हूं और आप लोग कैसे हैं? अनेक हैं। यानी कि मैं अपने आप में अकेली हूं और अनेक बोला मतलब आप लोग बहुत सारे हैं। एक के अंदर ताकत कम होती है, अनेक के अंदर ताकत ज्यादा होती है। तो हम दोनों के क्या हो गया है? विशेषताएं या हमारे जो गुण हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए एक शब्द के लिए सिर्फ अनेक शब्द ही विलोम हो सकता है। ठीक है। अब आप इन शब्दों को एक बार अपनी पुस्तक में लिखने से पहले चेक कर लीजिए और ऐसे के ऐसे ही सीधे और सही शब्द आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। मैं 2 मिनट केवल आपको समय दे रही हूँ ताकि आप इसको ध्यान से पढ़ लें। रात दिन, बड़ा छोटा, पहली आखिरी, हंसना रोना, मृत्यु जीवन, एक अनेक। इसके पश्चात हमारे पास तीसरा अभ्यास प्रश्न है, दिए गए शब्दों को बहुवचन रूप में बदलिए। ये थे हमारे विलोम शब्द, है ना। इसके बाद में है हमारा बेटा वचन बदलिए। हम इसे यहां से मिटा रहे हैं। वचन बहुत आसान होते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध होता है या पता चलता है, उस शब्द रूप को हम वचन कहते हैं, है ना बेटा। क वाला शब्द हमें दिया गया है धोती। एक धोती और बहुत सारी हो जाए तो क्या हो जाता है? सोचिए, एक आंख है और अगर यही 2 हो जाए तो क्या हो जाएंगी? अपने मन में सोचिए, फिर जब हम इस पे लिखेंगे तब आप हमारे साथ ये शब्द दोहराएंगे और चेक करेंगे कि आपने मन में जो शब्द सोचा था वो सही था या नहीं था। लड़का, ताली। एक व्यक्ति बजाता है तो ताली और बहुत सारे लोग बजाते हैं तो क्या हो जाएगा? दोहराइए अपने मन में। मैंने लगाया तो ठहाका और हम सब ने मिलकर अगर लगाए तो क्या हो जाता है? अपने इस मस्तिष्क को थोड़ा सा काम करवाइए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारा एनर्जी भी है, आपकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ। और साथ ही ये कार्य हम पहले कर भी चुके हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है? प्रत्यय स्मरण करना है, अर्थात अपनी मेमोरी को रिकॉल करना है। चलिए हम पुनः दोहरा रहे हैं। सिंपल सी चीज, हम अपने पूरे दिन में कई शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी अगर कोई वस्तु एक है तो उसको बोलने के लिए, दिखाने के लिए हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं वो होता है एक वचन।
लेकिन अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं या दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उसको बताने के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द होता है बहुवचन। एक कलम है और ये दो हो गई तो अब क्या हो गई, कलमें हो गई, है ना। तो यहाँ पर जैसे एक साधारण एक थी तो धोती थी, शॉप पे हम लेने जाते हैं तो वहाँ पर तो कितनी सारी धोतियाँ होती हैं। वहाँ ऐसे थोड़ी है कि शॉप पे सिर्फ एक ही धोती टंगी है, वहाँ तो बहुत सारी होती हैं। फिर उन धोतियों में से आप अपनी मनपसंद लाते हैं। आप जब दुकान पे क्या होते हैं, भैया जी बहुत सारी धोतियाँ बता दीजिए, है ना। फिर उसमें से आप अपने लिए एक धोती खरीदते हैं। धोती समझते हैं किसे कहते हैं? पुराने समय में जो पुरुष होते थे वे अपने वस्त्र या अपने अंग को ढांकने के लिए पहले पजामा या पैंट नहीं पहनते थे, बाकायदा एक लंबा सा साड़ी की तरह कपड़ा होता था जिसे वो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से लपेटते थे और उसे हम कहते थे धोती। क्योंकि आजकल आप लोगों ने शायद देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं या फिर आपने पंडित जी को देखा होगा ना धोती पहने हुए, हाँ, ये धोती शब्द उसी वस्त्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला शब्द आँख। ये एक आँख है और दोनों क्या हो गई, आँखें। बोल तो रहे हैं आप, और ये हम लोगों ने हमेशा से किया भी है। आपको पता है दिन रात तो आप इस शब्द का प्रयोग करते ही हैं, है ना। मैं मेरी आँख में लग गई, जब आपकी एक आँख में लगती है आप मेरे पास आते हो, मैं मेरी आँख में कुछ चला गया, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सब बच्चे अपनी आँखें बंद करो तो उसका मतलब क्या होता है, आपको अपनी दोनों आँखें बंद करना होती है। याद है प्रेयर में हम करते हैं, हाँ। फिर एक साड़ी होती है, शॉप पे मम्मी जाती है खरीदने, क्या कहती है, भैया एक साड़ी लेना है मुझे, ठीक है, तो आप मुझे क्या दिखा दो, साड़ियाँ। मम्मी को एक साड़ी खरीदनी है लेकिन दुकान वाले के पास तो कितनी सारी साड़ियाँ होती हैं। ये हो गया बहुवचन। एक तो एक वचन, बहुत सारी तो बहुवचन। एक लड़का है और बहुत सारे हो गए तो क्या कहते हो, मैम ये लड़के परेशान कर रहे हैं, है ना। बॉयज़ का जब एक ग्रुप बन जाता है फिर लड़कियां आती हैं और क्या कहती है, मैम ये सारे लड़के हमें परेशान कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। तब आप लड़का शब्द प्रयोग नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि उस समय वो सारे के सारे ग्रुप में होते हैं और यदि कोई एक पर्टिकुलर लड़का ही आपको परेशान करता है तब आप ये वाला शब्द प्रयोग करते हो, मैम ये लड़का मुझे कब से मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो एक था तो लड़का था, और अगर बहुत सारे हो गए तो लड़के हो गए, ठीक है। अगला शब्द ताली। मैंने एक बजाई तो ताली और हम सब ने मिलकर बजाई तो तालियां। वेरी गुड। फिर उन्होंने कहा था ठहाका। याद कीजिए पाठ में आया था कि जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता जा रहा था उस हॉल में ठहाके गूंजते जा रहे थे। मैंने अभी कहा मैं अगर अकेली लगाती हूँ तो ठहाका होता है, पर यदि हम सभी मिलकर लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ठहाके, ठीक है। फिर अगला शब्द है नदी। एक बह रही है तो नदी, और जहां पर बहुत सारी नदी आकर मिलती है वहां पर क्या कहते हैं, नदियां। आपने ऐसी कौन सी जगह देखी है जहां पर एक से ज्यादा नदियां आकर मिलती हैं? नहीं देखी? कभी इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ संगम घाट है बेटा, वहाँ पर बाकायदा 2 नदियाँ, और कभी कभी तो कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। और समंदर जिन लोगों ने देखा होगा वहाँ पर तो पूरे भारत की नदियाँ आकर मिलती हैं। आपके शहर में एक नदी है मगर समंदर के अंदर बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। एक अगला अंतिम शब्द है आवाज, है ना। मैं अकेले बोले जा रही हूँ तो मैं आवाज कर रही हूँ, बट यदि आप सभी लोग मिलकर करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आवाजें। हम कहते हैं ना सभी बच्चे आवाजें बंद करो।
ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक वचन और बहुवचन के शब्द परिवर्तन की ये अभ्यास प्रश्न पूर्ण होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कार्य करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कार्य मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को करना है। और वो क्या करना है बता दें आपको? बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा। आपके पेज नंबर 18 पर आपको संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं, उन्हें आप पढ़ेंगे और याद करेंगे और अपनी रफ कॉपी में एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और इसके साथ ही अगली बार हम लोग अपना अगला कार्य आरंभ करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।